दो ही नारे वहाँ पे सुने गए, एक ये अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद और इनकलाब जिंदाबाद और खामनेई जिंदाबाद। इमाम खामनेई के ऊपर अगर कोई हमला होता है और खुदा न खास्ते इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो देखिए उनके मानने वाले सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ लोग से डायरेक्ट अमेरिका की जंग होगी। देखिए इमाम खामनेई जो हैं वो मैडरो की तरह का लीडर नहीं है। इमाम खामनेई एक मुल्क के सियासी लीडर होने के अलावा भी करोड़ों लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं, करोड़ों लोगों की जो आस्था है वो उनके साथ जुड़ी हुई। मजहबी रहनुमा भी है। यही वजह है, मजहबी रहनुमा है। यही वजह है कि जब अमेरिका ये वो अगर चाहता, पहली बात तो अमेरिका के बस में ये नहीं कि उनको वो कत्ल करे, दूसरा अगर वो इस ऑप्शन को सोचे भी कभी, तो ये जंग जो है उसको पता है कि ये जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, फिर एक ऐसी जंग होगी कि जिसके हाथ में जो इम्कान है, जिस तरह का असला है, वो शुरू हो जाएगी। मसलन इमाम खामनेई के ऊपर अगर कोई हमला होता है और खुदा न खास्ते इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो देखिए उनके मानने वाले सिर्फ ईरान में नहीं है, बल्कि 10 करोड़ से ज़्यादा लोग ऐसे हैं कि जिनकी आस्थाएं उनसे जुड़ी हुई हैं। ये 10 करोड़ लोग से डायरेक्ट अमेरिका की जंग होगी और ये जंग खतरनाक रुख इख्तियार कर सकती है, चाहे इस वेस्ट एशिया के ममालिक हों या वेस्ट एशिया से बाहर जो ममालिक बसते हैं वो हों। वहाँ पे अमेरिका को सरवाइव करना, अपने मफादात को बचाना बड़ा भारी पड़ जाएगा। यही वजह है कि अमेरिका वो काम नहीं कर पाएगा जो वेनेजुएला में उसने मैडरो के साथ। एक काउंटर क्वेश्चन करूं जी। इस्माइल हानिया को ईरान के अंदर घुसकर सोते हुए पता नहीं किस असलहे से, किस मिसाइल से, कौन से तरीके से मारा था ईरान के अंदर ही, और इस्माइल हानिया के चाहने वालों ने क्या अमेरिका का उखाड़ लिया, आप बताइए। तो क्या ऐसा खामनेई के साथ नहीं हो सकता? देखिए चूंकि जंग की हालत है और ईरान, मैंने बताया कि निस्फ सदी से एक जंग लड़ा है, चाहे वो इंटेलिजेंस लेवल। एक लाइन और जोड़ दूं जी। सैयद हसन नसरुल्लाह के ऊपर टनों वजनी बम गिराया, इतना बड़ा बम गिराया कि गड्ढा हो गया। सैयद हसन नसरुल्लाह के चाहने वालों ने क्या ही कर लिया, आप बताएं। देखिए जो निज़ाम ईरान में कायम है और जिस निज़ाम को मिटाने के दर पे ये इस्तकबारी ताकतें हैं, उनका ये कैलकुलेट करना और जो मादी और उनकी जो ताकत, जिस ताकत की बिना पर वो सामने वाले को कैलकुलेट कर रहे हैं, वो उनकी नज़र में ये है कि शख्स के मरने से मूवमेंट ख़त्म हो जाएगी, शख्स के मरने से मुल्क ख़त्म हो जाएगा, या शख्स के शहादत के बाद या उसके कत्ल करने से उस निज़ाम को आप मिटा सकते हैं। ये कभी नहीं होता है। जब ईरान के अंदर आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ये इनकलाबी निज़ाम कायम हुआ, तो सबको ये उम्मीद थी कि ये जो मजहबी रहनुमा है इमाम खुमैनी, इनके मरने के बाद, इनकी मौत के बाद ये निज़ाम भी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन वो निज़ाम बाकी रहा। दुनिया का जो अंदाजे थे, दुनिया के जो मफरूज़े थे, वो फेल नज़र आए। उसके बाद इमाम खामनेई ने इस निज़ाम को उससे ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ाया, उन अहदाफ को अचीव करने में दिन रात एक की, और आज आप देख रहे हैं कि 50 साल के बाद भी ये निज़ाम उसी उसूलों के साथ अपने तरक्की के ज़ीनों को तय कर रहा है। क्यों? क्योंकि जो आलमी निज़ाम इस्तकबार है, उसके जो कैलकुलेशन है वो हमेशा गलत है। उसकी वो अपने कुदरत का जो कैलकुलेशन करता है वो अपने असलों की बिना पर करता है, कुदरत की बिना पे करता है, पैसों की बिना पर करता है। जबकि
जो मुस्तज़फ़ीन का निज़ाम है, जो इलाही निज़ाम है, वहाँ पे सिर्फ पेट्रो डॉलर कुदरत और ताकत को तय नहीं करते। असलहे, जदीद असलहे जो ताकत का तवाज़ुन है उसको तय नहीं करते, बल्कि एक इलाही ताकत होती है, एक रूहानी ताकत होती है कि जो जंग के मेयार को तय करती है, हार जीत को तय करती है। और ईरान में हमने बार बार यही चीज देखी है कि जब भी दुश्मन ने ताकत के सारे सरकमस्टांसेस को अपने हक में पाया, हमेशा नाकाम हुआ। और जेमी कार्टर ने, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट था, उसने भी बहुत कोशिशें की, चूंकि जेमी कार्टर के ज़माने में ये इनकलाब कामयाब हुआ। उसने बहुत कोशिशें की कि इस इनकलाब को गिरा दे, इस इनकलाब को दफन कर दे, इस निज़ाम को मिटा दे। लेकिन जब वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी मरहले में था, तो उससे इंटरव्यू में उसने बोला था कि हमने बहुत कोशिश की, सारे सरकमस्टांसेस हमारे हक में थे, लेकिन खुमैनी के साथ उसका खुदा था। सारी चीजें, सारे सरकमस्टांसेस हमारे हक में थे, लेकिन खुमैनी के साथ उसका खुदा था, इसलिए हम नाकाम हुए ईरान में। तो लिहाजा इन मादियात के अलावा भी एक ताकत है, और जो ताकत ईरान में ईरानी इनकलाब का साथ दे रही है, और हमेशा उसी ताकत की बिना पे हमेशा ये इनकलाब कामयाब और कामरान नजर आ रहा है। लेकिन खुद कहा गया है कि आप दिमाग लगाइए, कुछ तदबीर कीजिए, और तदबीर का तकाजा ये कहता है, खुद खुदा ने फरमाया है कुरान में कि जैसे सऊदी ने पाकिस्तान के साथ एक अलायंस किया, डिफेंस अलायंस, बड़ी डिफेंस डील जिसकी बड़ी चर्चा रही, और अब ऑटोमेटिक वो आ गया पाकिस्तान की न्यूक्लियर छतरी के साए में। अब खबर आ रही है कि उसमें तुर्की भी शामिल हो सकता है। तो क्या ईरान को भी इस तरह के अलायंस का हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, या ये लोग कभी ईरान को बनाएंगे नहीं? क्यों नहीं बनाएंगे वो भी मुझे बता दीजिएगा खुले शब्दों में। और क्या ईरान को इसका हिस्सा नहीं बन जाना चाहिए, क्योंकि फिर ईरान को भी ऑटोमेटिक न्यूक्लियर उनका एक डिफेंस मिल जाएगा, जो सोच करके सऊदी ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस डील की है। क्योंकि बहुत से अलायंस इस वेस्ट एशिया में बने, बहुत से बिगड़े। अमेरिका ने यमन के खिलाफ एक नाटो इस्लामी देशों की बनवाई, वो नाकाम हुई। इसी तरीके से जो निज़ाम इस्लामी है ईरान में कायम, इनकलाब इस्लामी के ख़िलाफ़ हर वो ताकत के जो उभरती है, वो वक्त के साथ साथ ख़त्म होती हुई हमें नज़र आती है। जब तक आप अमेरिका की छत्र साया में मौजूद है, जब तक आप आलमी निज़ाम को मानते हैं, तब तक आप अमेरिका के खिलाफ कोई भी एतलाफ बनाइए, कोई भी निज़ामी पावर और निज़ामी अलायंस बनाइए, वो नाकाम नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि जब उसकी ज़रूरत पूरी होगी, आप उसके मुकाबले नहीं कर पाएंगे। जब भी अमेरिका को ज़रूरत महसूस होगी कि उससे मुकाबला करना है, वो ऑटोमेटिक तहस नहस हो जाएगी। मैं समझता हूँ दो ही निज़ाम इस दुनिया में इस वक्त हाकिम है। एक इस्तकबारी निज़ाम है, कॉलोनियल सिस्टम है, जो अमेरिका जिसकी सरबराही कर रहा है, और एक इस्लामी और इनकलाबी निज़ाम है कि जिसकी सरबराही ईरान कर रहा है। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हमें इस दुनिया में नज़र नहीं आता। जब तक आप अमेरिका की सरपरस्ती में किसी मिलिट्री पावर को, किसी मिलिट्री अलायंस को बना रहे हैं, उसका जो भी मकसद हो, जब भी आप अमेरिका के खिलाफ खड़े होंगे, आप नाकाम नजर आएंगे। मगर ये कि आप ईरानी इनकलाब के साथ, आप इनकलाब इस्लामी के साथ, आप इस्लामी उसूलों के साथ जुड़िए, तो मैं समझता हूँ ये इस्लामी उसूल, इनकलाबी उसूल आपको अमेरिका के मुकाबले में कामयाब कर सकते हैं। इस तरह नाटो भी है, अमेरिका की छत्र साया में है, अमेरिका के इशारों पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरह का कोई भी गठबंधन ईरान के लिए मुमकिन नहीं है उस रीजन में करने के लिए? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब तक आप अमेरिका की छत्र साया में अमेरिका से हाथ मिलाए हुए, तब तक अमेरिका के खिलाफ, ये अमेरिकी मफादात के खिलाफ किसी भी मुल्क में, किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी अलायंस आपका कामयाब नहीं हो सकता। तो यही तो वजह है अशरफ जैदी साहब कि ईरान में इतना बड़ा आंदोलन हुआ, प्रोटेस्ट हुआ। हम पढ़ रहे थे और सुन भी रहे थे कि बहुत बड़ा तबका ये मानने लगा है कि भाई हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर या दुनिया के साथ मिलकर क्यों नहीं चल सकते।
हमने ही क्या बैतुल मुकद्दस को आजाद कराने का ठेका ले लिया है? हम ही क्या फिलिस्तीन 50 साल से करते रहेंगे? हमारी डॉलर इस कदर गिर गई कि हमको खाने पीने बिजनेस करने के लाले पड़ गए। हम ब्रेड लेने जाते हैं तो इतना सारा पैसा लेकर के जाते हैं। आज हमारी करेंसी की हालत ये है। तो लोग सोचते हैं, और ठीक है, एक जनरेशन ना सोचे, दूसरी जनरेशन ना सोचे, लेकिन तीसरी चौथी जनरेशन जिसे जेन जी कहा जा रहा है ईरान के अंदर में, वो तो देख रही है ना कि दुनिया कहां चल रही है। और जो पेट्रो डॉलर से कमा रहे हैं, ईरान के पास क्या तेल की कमी है, गैस की कमी है? बहुत अच्छी क्वालिटी की नेचुरल गैस ईरान के पास है। तो वो देख रहे हैं कि हम इतना कुछ रहकर भी फटेहाल हैं, या हमें जद्दोजहद करनी पड़ रही है, और वो लोग मौज काट रहे हैं। मैं सीधे लफ्जों में कहूं, जैसा कि वहां से आ रहा है, ईरान से कुछ बातें आई कि सुन्नी वर्ल्ड मजे काट रहा है, और हम जो शिया हैं वो अकेले जो है सिर्फ फिलिस्तीन की रट लगाए हुए अपने लोगों की जानें कुर्बान कर रहे हैं। ये कैसी मुकावमत, ये कैसा रेजिस्टेंस? इसलिए वहां पर तो मतलब हमें कोई सहारा ही नहीं है। देखिए, ईरानी इनकलाब का यही तुर्रे इम्तियाज़ है कि वो कमज़ोरों की और दबी कुचली कौमों की मदद करता है। उस आलमी निज़ाम के जो अमेरिका की सरपरस्ती में कायम है उसमें, और जो निज़ाम इमाम खुमैनी की सरपरस्ती में ईरान में कायम हुआ उसमें एक सबसे बड़ा फ़र्क यही है कि जब वो गरीबों की आहों को सुनता है, उनकी चिल्लाने को और उनकी परेशानियों को सुनता है, तो उनकी परेशानियों को अपनी परेशानी समझता है, उनकी मदद के लिए पहुंचता है। ये एक तुर्रे इम्तियाज़ है ईरान का। ये मैं समझता हूँ उसकी अपनी खुसूसियत है, और इसी खुसूसियत की बिना पे ईरान आज बहुत सारी कौमों में मॉडल बन चुका है। और ये मॉडल अमेरिका को नापसंद है, बल्कि अमेरिका हमेशा दबाता है, कुचलता है, बल्कि दबावों को जो उठाने का काम करता है वो ईरान करता है। फिलिस्तीन के अंदर जो मजालिम दुनिया ने देखे, उसके पड़ोसी देशों में भी देखे गए, लेकिन पड़ोसी देश चूंकि अमेरिका के उसी सिस्टम का हिस्सा है कि जो निज़ाम इस्तिबदादी कहलाता है, जो इस्तकबारी कहलाता है, जिसको साम्राज्यवादी ताकतें आप कहते हैं, उसमें जकड़े हुए वो निज़ाम है जो अपने भाई को मरते हुए तो देख रहे हैं, एक मजलूम को आहें तो सुन रहे हैं, लेकिन उसकी आहें सुनकर भी उसकी मदद के लिए नहीं जा रहे हैं। ये ईरान के साथ उसका इम्तियाज है, उसके साथ ये चीज़ है कि वो जब गरीब की आवाज़, दबी कुचली कौमों की आवाज़ सुनता है, ना फ़कत ये कि उसको सुनता है बल्कि उसकी मदद करता है, असलों से भी मदद करता है, इक़्तिसादी तौर पे भी उसकी मदद करता है, और हर तरीके से जो मुमकिन है आलमी निज़ाम के ख़िलाफ़ टकराते हुए उसकी मदद करता है। यही वजह है कि ये जो मॉडल है जमहूरियत इस्लामी तो क्या आज मकबूल है तमाम तर कौमों के बीच। हो सकता है हुकूमतों के साथ क्या ये बात अभी इस नई जनरेशन को जो बिल्कुल अभी तैयार हुई है उसको समझाने में वहां का इस्लामिक रेवोल्यूशन सिस्टम नाकाम रहा है, जिसका ये हश्र देखने के लिए मिला हमें? इमाम बारगाहें जल रही थी, मस्जिदें जल रही थी, ये भी तो तस्वीरें हैं ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं है। देखिए जेन ज़ी, इसलिए मैंने सवाल किया, जब इमाम बारगाहों पर आग लग रही है और मस्जिदें जल रही हैं तो इसका मतलब ये है कि लोग इस सिस्टम से अब किसी ने भी आप कहेंगे कि हो सकता है वो विदेशी ताकतें थी, उन्होंने लगवाया, लेकिन लगाने वाले तो ईरान के ही थे ना भाई, वहीं के लोग थे। तो क्या वो उससे अब जो ऊब गए हैं, क्या वो उससे बाहर आना चाहते हैं? जेन ज़ी जिसकी आप बात कर रहे हैं, देखिए जेन ज़ी मस्जिदें जलाने में शामिल हो, इमाम बारगाहें जलाने में शामिल हो, ऐसा नहीं है। जो इमाम बारगाहें जला रहे हैं, मस्जिदें जला रहे हैं, जो अमाकिन उमूमी हैं उनके ऊपर उनमें आग लगा रहे हैं या बैंक लूट रहे हैं, उनका जेन ज़ी से कोई मतलब नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, बल्कि ये वो लोग पेड कुछ लोग हैं कि जो एक शैतानी सिस्टम को चाहते हैं। वो किसी भी सिस्टम में कामयाब नहीं, यानी कोई भी निज़ाम जो जिसके पास अपने उसूल हों उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। वो चाहे ईरान में कैसा भी हुकूमत हो, मसलन क्या हम अपने देश में
ऐसे शख्स को कबूल करेंगे कि जिसके हाथ में AK-47 हो, अमाकिन अमूमी को लूट रहा हो, धार्मिक स्थलों को जला रहा हो, या खुद जो मुकद्दस किताब है उसको जला रहा हो, बल्कि हम अपनी टर्मिनोलॉजी में उसको टेररिस्ट कहेंगे। कोई भी देश होगा, कोई भी देश होगा, अगर जो निज़ाम वहाँ पे कायम है, जो पब्लिक द्वारा चुना गया नेता है, चुना गया निज़ाम है, उसके खिलाफ खड़ा होने वाला कोई भी शख्स जो उम्म को, अवाम को, पब्लिक को दहशत में डाले, उसको टेररिस्ट कहा जाता है। ठीक है। ये वो लोग थे जो कुरान को जला रहे थे, जो मस्जिदों को जला रहे थे, जो इमाम बारगाहों को आग लगा रहे थे, या हुकूमती या अवाम के दूसरे अमाकिन को बर्बाद कर रहे थे। इनका जैनजी से कोई मतलब नहीं था। ऐसा नहीं है कि जैनजी ही बस ये काम कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग थे कि जो बेचारे, मैं बेचारा इसलिए कह रहा हूँ कि उनको अपने मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है। अगर उनको मुस्तकबिल की फिक्र होती और उनको अपने आने वाली नस्लों की फिक्र होती, तो यकीनन वो अमेरिका के इशारों पे काम ना करते। क्योंकि अमेरिका ने, आपने देखा लिबिया में क्या किया है, अमेरिका ने इराक में क्या किया, अफगानिस्तान में क्या किया, अमेरिका ने सीरिया में क्या किया। यही कुछ इसी तरीके के लोग होते हैं कि जब अमेरिका वहाँ पे हाकिम हो जाता है, वहाँ की कौमों को कुचलता है, वहाँ के मफादात को लूटता है, वहाँ के जो मनाबे हैं और वहाँ की रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जब उनको लूटता है और उस मुल्क को कई हिस्सों में बांटता है, तो फिर ये जेनजी और दूसरे जो अफराद शोर हल्ला करते हैं, ये नज़र नहीं आते। बल्कि ये लोग कुछ पेड लोग होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो हर माशरे में आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन कोई भी माशरा, कोई भी बहरहाल एक वो सोसाइटी के जो सिविलाइज्ड सोसाइटी हो, उसमें इनकी किसी तरीके कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती। और ईरान में वही लोग सड़कों पर थे, वही लोग ये काम कर रहे थे कि जिनकी वहाँ की खुद की सोसाइटी में कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो गुजारिश है कमेंट जरूर कीजिए, और आपको क्या लगता है अशरफ ज़ैदी साहब की बातों से आप कितने संतुष्ट हुए, कितने मुतमईन हुए, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और किस मौजू पर हम उनसे आगे बात कर सकते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और ईरान क्या अब स्टेबल रहेगा, क्या चीज़ें शांत हो गई हैं, आपको क्या ऐसा लगता है, वो भी हमें कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। इस पूरे सानेहे पर, इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी हुई है। आप रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए।